प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस के कारण महिला को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उनमें से एक परेशानी है बढ़ा हुआ बीपी। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना बहुत ही ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी में बीपी का क्या महत्व है, बीपी क्यों बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, इसके सिम्टम क्या-क्या होते हैं, कैसे मैनेजमेंट इसका किया जाता है और किन कंडीशंस में तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि बढ़ा हुआ बीपी माँ और बच्चे के साथ-साथ घर वालों और डॉक्टर के लिए भी परेशानी का कारण बनता है। तो प्रेगनेंसी में बीपी का कंट्रोल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ता है उसे पीआईएच यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं और यह प्रेगनेंसी लगभग आधी प्रेगनेंसी बीतने के बाद यानी कि 20 हफ्ते के बाद डिटेक्ट होती है और डिलीवरी के 4 से 6 हफ्ते बाद अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर किसी का बढ़ा हुआ बीपी 20 हफ्ते से पहले डिटेक्ट हो रहा है या फिर प्रेगनेंसी से पहले है तो इसे पीआईएच नहीं कहेंगे। ये क्रोनिक हाइपरटेंशन है और यह डिलीवरी के बाद भी बना रहता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये 2 तरह का होता है। पहला सिस्टोलिक, जिसे कॉमन भाषा में आप लोग ऊपर वाला बीपी कहते हैं, तो ये लगभग 120 होता है और जो दूसरा होता है डायस्टोलिक, जिसे नीचे वाला बीपी बोला जाता है, ये 80 होता है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है और प्रेगनेंसी के दौरान पेरिफेरल वेसोडायलेशन की वजह से फिजियोलॉजिकली सबका बीपी थोड़ा सा नॉर्मल से डाउन हो जाता है। प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन है यानी पीआईएच 3 तरह के होते हैं: गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 20 हफ्ते के बाद 140/90 से ज़्यादा आ रहा है और इसकी 2 रीडिंग कम से कम ली गई है 4 से 6 घंटे के गैप पे, या फिर किसी पेशेंट का जो ओरिजिनल बीपी था उससे 30 mmHg सिस्टोलिक और 15 mmHg डायस्टोलिक बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इस कंडीशन को गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। 2 रीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब पेशेंट हॉस्पिटल में आती है तो थोड़ी घबराई हुई सी रहती है, तो हो सकता है कि तुरंत उसका अगर बीपी लिया जाए तो बढ़ा हुआ आ सकता है। पेशेंट को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद अगर उसका बीपी ज़्यादा आ रहा है तो उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। जब पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर यूरिन की जाँच कराते हैं कि यूरिन में किसी तरह का कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। अगर यूरिन में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन को प्री इक्लेम्सिया बोलते हैं, यानी कि सिर्फ बीपी बढ़ा हुआ है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, अगर बीपी बढ़ा हुआ है उसके साथ यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। और प्री इक्लेम्सिया में प्रोटीन तो आता ही है, साथ साथ बॉडी में स्वेलिंग भी होती है, हाथ पे, पैरों में, फेस पे स्वेलिंग भी दिखाई देती है। तो ये अगर सारी चीज़ें दिख रही हैं तो ये प्री इक्लेम्सिया का केस है। सिर्फ बॉडी में स्वेलिंग होना हम लोग प्री इक्लेम्सिया डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में स्वेलिंग प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी होती है। तो प्री इक्लेम्सिया के पेशेंट में यूरिन में प्रोटीन भी आता है, बीपी भी बढ़ा हुआ होता है और बॉडी में स्वेलिंग भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट इक्लेम्सिया, यह प्री इक्लेम्सिया का एडवांस स्टेज है। इसमें पेशेंट में प्री इक्लेम्सिया के सिम्टम के साथ साथ सीजर आ जाता है, दौरा या कन्वर्जन आ जाता है और पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है तो कॉम्प्लिकेशन के लेवल को जानने के लिए डॉक्टर यूरिन में प्रोटीन के साथ यूरिया, क्रिएटिनिन, किडनी फंक्शन टेस्ट, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब चीज़ें करा सकते हैं। इसके साथ बेबी में ब्लड फ्लो कितना जा रहा है इसके लिए डॉक्टर कलर डॉपलर की जांच कराते हैं। इसके साइन और सिम्टम क्या हैं? शुरू में जो बढ़ा हुआ बीपी है वो कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप रेगुलर डॉक्टर के चेकअप में रहें और जब भी आप चेकअप कराने जाएं अपना बीपी चेक ज़रूर कराएं। जैसे ही ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, प्री इक्लेम्सिया के सिम्टम्स आने लगते हैं, सेरेब्रल हाइपोक्सिया की वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चक्कर आते हैं, आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, लाइट के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और टेम्पोररी ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। पेशेंट को कुछ देर के लिए बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाता है, लेकिन ये टेम्पोररी होता है, डिलीवरी के बाद इससे आराम मिल जाता है। अपर एब्डोमेन यानी एपिगैस्ट्रियम के पास बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसके साथ नॉसिया, वॉमिटिंग होती है और पेशेंट के फेस पे स्वेलिंग दिखाई देने लगती है।
प्रेगनेंसी में जब भी ये सारे लक्षण दिखें, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये सिम्पटम शुरुआत है। इसके आगे पेशेंट को एक्लेम्पसिया हो सकता है, यानी कि उसे दौरा आ सकता है। कि रिस्क फैक्टर क्या है? हर प्रेग्नेंट वुमेन को पीआईएच होने का रिस्क रहता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, या फिर एज 18 से कम है, या फिर एज 40 से ज़्यादा है, पहले से पीआईएच की हिस्ट्री रही है, या फिर फैमिली हिस्ट्री है, या जेनेटिकल भी हो सकता है, या फिर किसी पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, ओबीज पेशेंट है, फिर साथ में कोई और भी डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो इनमें भी पीआईएच होने का रिस्क रहता है। स्ट्रेस या टेंशन में है, या फिर पहले से किसी में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी ये देखने को मिलता है, या फिर किसी की मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जैसे ट्विन या ट्रिपलेट है, तो ऐसे केसेस में भी ये पीआईएच डेवलप हो सकते हैं। इसका कारण क्या है? एग्जैक्ट इसका कारण अननोन है, लेकिन प्लेसेंटा फॉर्मेशन में प्रॉब्लम इसका भी एक कारण बताया जा सकता है। जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है तो बच्चे को ब्लड सप्लाई देने के लिए बहुत सारी ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं, लेकिन अगर ये ब्लड वेसल्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगी, या फिर सिकुड़ी हुई सी रहेंगी, या फिर फंक्शन अच्छे से नहीं करेंगी, तो ऐसी महिलाओं में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, अच्छे तरीके से नहीं होता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस, यानी पीआईएच डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी नल से पानी जा रहा है, नल को हमने पतला कर दिया, नैरो कर दिया, या फिर कहीं से दबा दिया, तो फिर पानी का जो प्रेशर है उस पाइप में वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जो तीसरे महीने में डॉक्टर एंटी स्कैन कराते हैं, उसमें यूट्राइन आर्टरी के ब्लड फ्लो को भी चेक किया जाता है। अगर इस समय यूट्राइन आर्टरी में ब्लड फ्लो कम दिखता है, कोई रेजिस्टेंस दिखता है, तो ऐसी महिलाओं में आगे चल के ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? प्रॉब्लम मदर और बेबी दोनों को होती है। सबसे पहली चीज़ है कि प्री टर्म डिलीवरी। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर को समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ती है। बेबी बहुत मैच्योर नहीं हो पाता है, तो उसे एनआईसीयू में बहुत दिन तक रहना पड़ता है, और कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें बढ़ते हैं। आईवीआर बेबी होता है, बेबी का बर्थ वेट कम होता है, ओलिगोहाइड्रोमियास हो सकता है। अगर बेबी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्लेसेंटल एब्डॉप्शन हो जाता है। यह एक इमरजेंसी केस होता है। इस केस में जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के वॉल से अलग हो जाती है, और बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाता है। ऐसे केस में इमरजेंसी सीजर करके बच्चे को निकालना पड़ता है। अगर समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, समय पे बेबी की डिलीवरी नहीं कराई गई, तो बच्चे की अंदर ही हार्ट बीट भी रुक सकती है, और मदर में सीवियर ब्लीडिंग होती है, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से इसको खून भी चढ़ाना पड़ सकता है। सी सेक्शन का चांस बढ़ता है। पीआईएच के कारण मदर को कन्वर्जन आ सकता है, और भी उसके बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, बच्चे की डिलीवरी। जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होगी, ये पूरी तरह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा। इसका जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी का कौन सा समय चल रहा है, आपके बीपी किस रेंज में चल रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, क्या हिस्ट्री है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर माइल्ड केस है, सिर्फ बीपी बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन के साथ रेस्ट, हेल्दी डाइट, कैल्शियम और प्रोटीन रिच डाइट लेने की सलाह देते हैं। अगर बेबी के मेडिसिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो बेबी के टर्म होने का वेट किया जाता है, और उसके बाद इंड्यूस करके बेबी को आउट किया जाता है। अगर बीपी हाई है, मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, साथ में और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर समय से पहले डिलीवरी कराते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं ताकि बेबी के लंग मैच्योरिटी हो सके। अगर बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई है, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और भी कॉम्प्लिकेशंस मदर में बढ़ते जा रहे हैं, तो ये माँ के लिए जानलेवा हो सकता है। तो उस समय डॉक्टर बच्चे के बारे में ना सोचकर माँ के बारे में सोचते हैं, और बच्चे की चाहे जो भी गेस्टेशनल एज हो, चाहे बच्चा 20 हफ्ते का हो, 25 हफ्ते का हो, 22 हफ्ते का हो, उसकी डिलीवरी करा दी जाती है।
क्या प्रिकॉशन लेना है और इसको कैसे प्रिवेंट करना है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको पहले से कोई बीपी की मेडिसिन चल रही है तो प्रेगनेंसी डिटेक्ट होते ही आप डॉक्टर से बात करें और जो मेडिसिन चल रही है उसके बारे में डॉक्टर को बताएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीपी की दवाएं हैं जो प्रेगनेंसी में बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। तो आप डॉक्टर से अपनी मेडिसिन चेंज कराएं। रेगुलर डॉक्टर के विजिट में रहना है और हर विजिट पे अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है। हमारे इंडिया में स्पेशली रूरल एरिया में जो महिलाएं हैं वो रेगुलर अपने चेकअप के लिए नहीं जाती हैं, तो उनके बढ़े हुए बीपी का पता भी नहीं लगाया जा सकता है और अचानक से उनको कन्वल्जन आ जाता है, एक्लैम्सिया हो जाता है। WHO के अनुसार हर साल पूरे वर्ल्ड में 50 से 60 हज़ार महिलाओं की डेथ एक्लैम्सिया की वजह से होती है और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो माँ और बच्चे दोनों को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। अगर आपको PIS डिटेक्ट हो रहा है तो अपनी डिलीवरी हमेशा हायर सेंटर पे कराएं जहाँ पे माँ और बच्चे दोनों की सुविधा मौजूद हो। अपना दिन में कम से कम 2 बार आप बीपी चेक करें और बेबी के मूवमेंट का ध्यान रखें। जब भी आप खाना खा रहे हैं, आपके खाना खाने के बाद घंटे भर में बेबी को 4 से 5 बार मूव करना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर 5-6 घंटे तक आपको बेबी का मूवमेंट फील नहीं हो रहा है तो आप तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं। आपको अपनी मेडिसिन रेगुलर लेनी है। आपको हेल्दी डाइट लेना है। ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड, शुगरी, फ्रोजन जो फूड होते हैं उनको आप अवॉइड करें। कैल्शियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें। डाइट में रेगुलर कैल्शियम लेने से, कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से बीपी बढ़ने की जो रिस्क है वो कम हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, जैसे योगा, वॉकिंग, प्राणायाम, जो आपको अच्छा लगे वो आप करें। वेट को आपको अपने कंट्रोल में रखना है। हफ्ते में आधे किलो से ज़्यादा या फिर महीने में 2 किलो से ज़्यादा आपका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करना है। हाइड्रेटेड रहें, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, लेफ्ट करवट सोएं और अपनी नींद पूरी करें। उसमें आप कोई भी कंजूसी ना करें और फिर किसी भी तरह का टेंशन या फिर स्ट्रेस नहीं लेना है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।